नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने 18 नवंबर 2022 के दैनिक क्विज प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र तथा पीआईबी से संबंधित प्रमुख समाचारों के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दिए जाएंगे। साथ साथ विगत वर्षों में यूपीएससी के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हम आपको अभ्यास के लिए देंगे और अंत में आज के प्रमुख तथ्य की चर्चा करेंगे। आज के सत्र को प्रारंभ करने से पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा ऑफलाइन वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन नई दिल्ली, साथ साथ लखनऊ और चेन्नई में किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रमुख रूप से 4 से 5 बजे के बीच में सायंकाल आपका एक मॉक टेस्ट होगा और इस मॉक टेस्ट के बाद ही 5 से 7 बजे के बीच में आपका ऑफलाइन वर्कशॉप संचालित किया जाएगा। इस वर्कशॉप में सिविल सेवा के अलग अलग पक्षों की चर्चा की जाएगी। नई दिल्ली में इसका संचालन डॉक्टर एसपी झा सर के द्वारा किया जाएगा। एड्रेस आप यहां पर देख सकते हैं। साथ साथ आप ध्यान रखें, इसका आयोजन आगामी 20 नवंबर 2022 को किया जा रहा है। इसी तरह से नई दिल्ली में ही दूसरा हमारा जो ऑफलाइन वर्कशॉप है, इसको अजीत सर के द्वारा संचालित किया जाएगा। एड्रेस आप यहां से देख सकते हैं। साथ साथ हमारा लखनऊ का जो वर्कशॉप है, अभय ठाकुर सर के द्वारा संचालित होगा और एड्रेस आप यहां से देख सकते हैं। और अंत में हमारे चेन्नई के वर्कशॉप को निशा मैम के द्वारा संचालित किया जाएगा 19 नवंबर को। इसी के साथ साथ आप सभी अभ्यर्थी ध्यान रखें, इन ऑफलाइन वर्कशॉप में भाग लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अलग अलग आईएएस ऑफलाइन वर्कशॉप के संदर्भ में फोन नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर मिस कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। आज के दैनिक क्विज के पहले प्रश्न को हम देखते हैं। संत कबीरदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? यह है। पहला, उन्होंने कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन एक बुनकर के रूप में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे। ध्यान रखें, औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी, ये बात तो सही है, लेकिन बुनकर के रूप में कोई उनका प्रशिक्षण उनके पास था, ऐसा नहीं है। एक बुनकर परिवार में उनका लालन पालन हुआ था, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बुनकर के रूप में वो प्रशिक्षित नहीं थे। इस आधार पर पहला कथन असत्य है। दूसरा, उन्होंने मूर्ति पूजा का कभी विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह किसी भी धार्मिक गतिविधियों और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने का एक साधन है। जब हम भगवान के अस्तित्व की बात करते हैं तो वो उसमें एकल अस्तित्व की बात करते थे, यानी अलग अलग रूप में मूर्ति पूजा का उनका एक तरह से विरोध था। तो यहाँ पर दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में सखी ग्रंथ, अनुराग सागर और बीजक शामिल हैं। तो ये तीनों कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इस आधार पर केवल तीसरा यहाँ पर कथन सत्य है, 1 और 2 असत्य हैं। तो हमारा उत्तर है सी, केवल 3 सत्य हैं। यहाँ पर प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से ये था कि कबीरदास की अलग अलग जो कविताएं हैं, उनको लोक संगीतकार प्रहलाद सिंह टिपियाना के द्वारा जगह जगह एक तरह से अलग अलग त्योहारों में गाया जाता है और उस माध्यम से कबीरदास की जो भी अलग अलग संदेश है, उनको फैलाने का काम इनके द्वारा किया जा रहा है। आज के दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अपने पहले या आगामी स्थानांतरण के मामले में संबंधित न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो स्थानांतरण है, उसमें संबंधित न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। पहला कथन सत्य है। प्रमुख रूप से स्थानांतरण के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के द्वारा जो सिफारिश की जाती है, उसमें प्रमुख रूप से संबंधित न्यायाधीश की सहमति की आवश्यकता नहीं रहती है। इस आधार पर पहला कथन सत्य है। दूसरा, इस तरह के स्थानांतरण को चुनौती देने वाला मामला दर्ज करने का अधिकार किसी अन्य को नहीं, अपितु केवल संबंधित न्यायाधीश के पास है। यानी अगर किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है उच्च न्यायालय में, तो वही एक तरह से उसके संदर्भ में अगर अपील करना चाहता है तो मामला दर्ज करा सकता है। उसके पक्ष में कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था मामला दर्ज कर पाए, ऐसा संभव नहीं है। इस आधार पर दूसरा कथन भी सत्य है। दोनों सत्य हैं, इसीलिए हमारा उत्तर हो जाता है सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। इस प्रश्न का आधार प्रमुख रूप से यह है कि गुजरात उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं, उनका स्थानांतरण पटना उच्च न्यायालय में किया गया है और इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के जो कॉलेजियम है, उनकी तरफ से जो सिफारिश है वो दी गई है। इस संदर्भ में गुजरात में जो वकीलों की संस्था है, उसके द्वारा इस स्थानांतरण का विरोध किया जा रहा है। आज के तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सेरेब्रो टेंडनस जैंथेमोटोसिस का सबसे अच्छा विवरण है? तो अगर इस बीमारी के संदर्भ में हम देखें तो ये एक तरह से वंशानुगत बीमारी मानी जाती है, यानी जेनेटिक है। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रमुख रूप से इसका स्थानांतरण होता है। और आप ध्यान रखें, शरीर के अलग अलग भाग में जो भी वसा या लिपिड का एक तरह से अलग अलग स्तर होता है, उसकी असामान्य रूप में जो मौजूदगी होती है, वह प्रमुख रूप से इस बीमारी का एक कारण बनता है।
तो इस रूप में अगर हम देखें तो उत्तर हमारा सत्य यहाँ पर सी। अगर हम सेरेब्रोटेंडिनस जैंथेमोटोसिस बीमारी की बात करें तो माना जाता है कि CYP27A1 ये जो जीन होता है मनुष्य में, इसके परिवर्तन के कारण प्रमुख रूप से यह होता है। और इस जीन के परिवर्तन से एक एंजाइम का उत्पादन वो एक तरह से प्रभावित होता है और वो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को प्रमुख रूप से तोड़ने का काम करता है। यानी कोलेस्ट्रॉल की जो स्थिति है वो शरीर में एक तरह से बढ़ती है जब भी इस तरह की बीमारी होती है। माना जाता है कि माता और पिता दोनों बच्चों की स्थिति के लिए आनुवंशिक असमानता को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अगर बच्चे को असामान्य जीन केवल मान लीजिए एक से प्राप्त होता है, मान लीजिए माता से प्राप्त होता है या पिता से प्राप्त होता है, तो वो केवल इस CTX बीमारी का वाहक होगा। उसमें कोई बीमारी के लक्षण नहीं होंगे जब तक कि माता पिता दोनों से लक्षण बच्चे में न पहुंचे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बीमारी दुर्लभ है और अगर हम प्रत्येक 1 लाख में देखें तो 3 से 5 व्यक्तियों में होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखें ये सभी लिंगों में यानी पुरुष और महिला किसी में हो सकती है। साथ साथ अलग अलग जातियां, धर्म, इसका कोई ऐसा विभेद नहीं है, किसी में भी ये बीमारी हो सकती है। अगर हम शिशुओं और बच्चों में इसके लक्षण की बात करें तो बहुत प्रारंभिक अवस्था में लंबे समय के लिए डायरिया से वो प्रभावित हो सकता है। साथ साथ बचपन में ही मोतियाबिंद हो सकता है और हड्डियों में कमजोरी के कारण बार बार हड्डी के टूटने की घटनाएं भी हो सकती हैं। CTX बीमारी अगर वयस्क में होती है तो उसके जो लक्षण हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं, जैसे पागलपन की स्थिति या जकड़न जिसको हम सीजर्स कहते हैं, यानी एक तरह से पूरे शरीर को कठोर करके अपनी स्थिति को रोकना। इसी के साथ साथ व्यक्ति अवसाद में जा सकता है, समन्वय बनाने में शरीर में उसे कठिनाई होती है और बोलने में भी कठिनाई का अनुभव होता है। ये इसके प्रमुख रूप से लक्षण हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत में जीनोम फाउंडेशन हैदराबाद और डर्मेटोलॉजी एसोसिएशन तेलंगाना, उनकी तरफ से घोषणा की गई है कि CTS के संदर्भ में एक बीमारी का जो इलाज है वो प्रमुख रूप से यहाँ पर माना गया है कि ढूंढ लिया गया है। और 9 साल के बच्चे में जो भी एक तरह से अलग अलग दवाओं का उपयोग किया गया है उसके माध्यम से प्रमुख रूप से जिन जीन का परिवर्तन एक तरह से बीमारी का कारक है उस पर एक तरह से अलग अलग दवाओं का उपयोग किया गया है। और माना गया है कि ये जो प्रेसिजन मेडिसिन है, यानी लक्षित रूप में उस जीन पर ही हमला करके बीमारी को हल करने का जो प्रयास होता है उसको हम प्रेसिजन मेडिसिन कहते हैं। और इसका परिणाम ये है कि 9 साल के इस बच्चे में इस CTX की जो बीमारी है उसके लक्षण कहीं ना कहीं एक तरह से नीचे स्तर पर गए हैं। और इसका बड़ा प्रमाण ये है कि उसके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आई है और वो एक तरह से सामान्य स्थिति में धीरे धीरे जा रहा है। तो ये स्थिति दिखा रही है कि CTS के संदर्भ में जो इलाज की स्थितियां नहीं संभव थी वो अब एक तरह से यहाँ पर संभव दिख रही हैं। आज के अगले प्रश्न को हम देखते हैं। बाली यात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? पहला, यह पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित होने वाला एक त्यौहार है। दूसरा, यह गौरवशाली इतिहास के साथ एक अनूठा सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसे पश्चिम बंगाल के लोगों के बाली के साथ अतीत के जुड़ाव को स्मरणोत्सव मनाया जाता है, जो समुद्र पारी यात्राओं की गौरवशाली समुद्री परंपरा का एक स्मरण भी कराता है। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर जब हम बाली यात्रा की बात करते हैं तो ये उड़ीसा से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल के साथ इसका एक तरह से संबंध नहीं है। इस आधार पर दोनों ही कथन बाली यात्रा के संदर्भ में गलत हो जाते हैं और हमारा उत्तर हो जाता है डी, इनमें से कोई भी नहीं। अगर हम बाली यात्रा की बात करें तो इसका प्रमुख रूप से यहाँ पर जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि G20 की जो बैठक बाली इंडोनेशिया में आयोजित है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाली यात्रा जो उड़ीसा में महानदी के किनारे कटक में आयोजित की जाती है उसके बारे में बात बताई गई है और ये भारत और बाली के संबंधों को कहीं ना कहीं दर्शाता है। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि बाली यात्रा प्रमुख रूप से बाली की जो यात्रा एक तरह से उड़ीसा से की गई थी। अगर हम प्राचीन समय में उड़ीसा का नाम देखें तो कलिंग उपयोग किया जाता था। तो अगर हम प्राचीन कलिंग और वर्तमान उड़ीसा की बात करें, उनका बाली या इंडोनेशिया के साथ जो संबंध है, साथ साथ दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया से जो संबंध है, यानी जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, बर्मा और सेलोन यानी श्रीलंका की बात करें, तो उनके साथ जो संबंध है उसको दर्शाने के लिए ये बाली यात्रा कटक में आयोजित की जाती है। तो आप देखें, अगर हम कलिंग साम्राज्य की बात करें उड़ीसा में, तो इनका जो लिंक है वो अलग अलग दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अलग अलग क्षेत्रों में रहा है और इसी को मनाने के लिए प्रमुख रूप से बाली यात्रा का आयोजन किया जाता है। दैनिक क्विज के दूसरे भाग में हम यूपीएससी के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न आपको अभ्यास के लिए देते हैं। आज हम 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न आपको अभ्यास के लिए दे रहे हैं। प्रश्न को देखते हैं। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ध्यान रखें, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभा की तरफ से नामित नहीं होंगे, चुने हुए सदस्य होंगे यानी इलेक्टेड। और भारतीय जो रियासतें हैं
उनके द्वारा नामित सदस्य होंगे। इस आधार पर पहला कथन असत्य हो जाता है। दूसरा, नए संविधान को स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो ये क्रिप्स मिशन में एक तरह का प्रस्ताव दिया गया था कि जो भी एक तरह से इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं वो अलग से ब्रिटेन के साथ समझौता करके अपनी स्थिति को अलग कर सकते हैं। तो ये भारत की एकता को लेकर एक खतरे की स्थिति दिख रही थी। इसीलिए आप देखें, क्रिप्स मिशन का जो प्रस्ताव है, चाहे कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग हो, दोनों ने इसको एक तरह से अस्वीकार कर दिया। और इसी के बाद की स्थितियों में आप देखें, भारत में एक तरह से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला कथन असत्य है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पर सत्य है। इसीलिए हमारा उत्तर है बी, केवल 2 सत्य है। दैनिक क्विज के तीसरे भाग में हम आज के तथ्य की चर्चा करेंगे और आज हम नार्को एनालिसिस टेस्ट के संदर्भ में प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। दिल्ली में जिस जघन्य हत्याकांड के संदर्भ में सूचना आई है, वहां पर जो व्यक्ति इसके लिए उत्तरदायी है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके ऊपर न्यायालय ने नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने की अनुमति एक तरह से दे दी है। इसी आधार पर हम नार्को एनालिसिस टेस्ट की यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जो हम नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करते हैं, जिसको हम नार्को टेस्ट भी कह देते हैं, इसमें सोडियम पेंटोथल एक दवा होती है जिसको इंजेक्शन के माध्यम से व्यक्ति को दिया जाता है और इस दवा के प्रभाव से एक कृत्रिम, आप कह सकते हैं, निद्रा अवस्था या बेहोशी की जैसी स्थिति बनती है और इस आधार पर व्यक्ति की कल्पना करने की जो स्थिति उसको निष्प्रभावी कर दिया जाता है। और ऐसी अवस्था में जो भी अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं, माना जाता है कि उसके आधार पर उसके जो उत्तर होते हैं वो काफी हद तक सही होते हैं, उसमें वो अपनी कल्पना से कुछ भी नहीं जोड़ पाता है। ऐसी स्थिति में इसको हम एक तरह से लाई डिटेक्टर टेस्ट जैसा भी मान सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर सच्चाई का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, तो ये जो दवा होती है, इस दवा के प्रयोग के कारण ही ट्रुथ सीरम के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर यह परीक्षण सरकारी अस्पतालों में किए जाते हैं और अदालत के आदेश के बाद ही होता है। खास तौर से डॉक्टर या अस्पताल के जो अधिकारी हैं वो परीक्षण यहाँ पर जो निर्देश प्राप्त होता है उसके आधार पर संचालित करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कि जो संबंधित व्यक्ति है जिस पर यह टेस्ट किया जाएगा उसकी सहमति आवश्यक है। जब भी भारत में नार्को विश्लेषण किया जाएगा, एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, एक मनोचिकित्सक, एक नैदानिक या फॉरेंसिक मनोवैज्ञानिक, एक ऑडियो वीडियोग्राफर और सहायक नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति में इसको संचालित किया जाएगा। यहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करते हैं तो पॉलीग्राफ टेस्ट ये एक तरह से अलग होता है, क्योंकि जब हम पॉलीग्राफ टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह की दवा आपको एक तरह से नहीं दी जाती है और जो भी टेस्ट होता है वो शरीर की अलग अलग जो गतिविधियाँ हैं उनको मापता है। जैसे लोगों के ब्लड प्रेशर को मापा जाता है और अलग अलग जो रबर ट्यूब आपके शरीर पर लगी होती है, इससे किसी व्यक्ति के सांस लेने पर जो भी उसके चेस्ट या एब्डोमेन यानी निचले भाग में एक तरह से जो परिवर्तन हो रहा होता है, जो गति हो रही होती है, उसको मापा जाता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में प्रमुख रूप से जो भी एक तरह से अलग अलग परिवर्तन होते हैं, ये दोनों जो यहाँ पर ये ट्यूब लगी होती हैं वो मापती हैं। साथ साथ अगर हम देखें तो 2 प्लेट एक तरह से उंगलियों में लगाई जाती हैं जो पसीने की स्थिति को कहीं ना कहीं मापती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी बात कही जा रही है और उसमें वो डर कर कोई उत्तर दे रहा है तो उसके पसीने निकलने की संभावना बढ़ जाती है, तो उसका मापन भी यहाँ पर किया जाता है। तो पॉलीग्राफ टेस्ट में आप देखें कि अलग अलग शरीर के जो भाग हैं उनको अलग अलग उपकरणों से जोड़ा जाता है जो एक तरह से लैपटॉप या कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और शरीर की गतिविधियों को अलग अलग प्रश्न के उत्तर में मापा जाता है। उसके आधार पर निर्धारण किया जाता है कि व्यक्ति जो बातें कह रहा है वो सही है या गलत है। तो नार्को एनालिसिस टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट दोनों में अंतर है। नार्को एनालिसिस टेस्ट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिस व्यक्ति पर यह किया जाता है उसकी मंजूरी एक तरह से आवश्यक है, क्योंकि अगर हम कुछ निर्णय देखें तो इसमें इस तरह के तथ्य को स्वीकार किया गया है। जैसे अगर सेल्वी और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और एनएआर का मामला हम 2010 का देखें तो उसमें प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया है कि लाई डिटेक्टर का जो परीक्षण है वो आरोपी की सहमति के बिना नहीं हो सकता है। जैसे अगर हम नार्को एनालिसिस टेस्ट की बात करें, यहाँ पर यह भी कहा गया है कि व्यक्ति के पास वकील तक की पहुंच होनी चाहिए। यहाँ पर न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस और वकील को उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि आप पर जो नार्को एनालिसिस टेस्ट किया जा रहा है इसके शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी एक तरह से निहितार्थ क्या है, उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसी के साथ साथ सन 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट के प्रशासन के लिए जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना भी अनिवार्य है और न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्ति की सहमति दर्ज होनी चाहिए, तभी इस तरह का टेस्ट हो सकता है। और यहाँ पर जो भी एक तरह से स्वीकारोक्ति व्यक्ति के द्वारा की जाती है नार्को एनालिसिस टेस्ट में, उससे हम एक तरह से किसी भी तरह से एक प्रमाण के रूप में, एविडेंस के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि ये नशा प्रेरित एक तरह से अवस्था मानी जाती है और वहां पर व्यक्ति के द्वारा जवाब दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप जो भी जानकारी इकट्ठा करते हैं उस आधार पर आपको कोई भी प्रमाण मिलता है, कोई एविडेंस मिलता है, वो सबूत के रूप में स्वीकार जरूर किया जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई जानकारी दी है और उस जानकारी के आधार पर कोई, जैसे मान लीजिए कि हत्या में उपयोग किया गया हथियार या कपड़े बरामद होते हैं, तो ये स्थितियां दिखाती हैं कि आपकी सूचना के आधार पर हमने एक प्रमाण को प्राप्त किया है। तो जो प्रमाण प्राप्त किया जाएगा वो एक तरह से किसी भी अदालत में सबूत के रूप में, एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम सुप्रीम कोर्ट के 1978 के निर्णय जो नंदनी सतपथी बनाम पीएल दानी का था, उसमें न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अगर हम अनुच्छेद 22(1) की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को अपनी पसंद के जो वकील हैं उनसे परामर्श करने का अधिकार रहता है और इससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ साथ न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर व्यक्ति गिरफ्तार या हिरासत में नहीं है तब भी उसको यह अधिकार मिलता है। यानी अगर व्यक्ति गिरफ्तार है तो उसको वकील का अधिकार है, अगर गिरफ्तार नहीं है तब भी उसको वकील से बात करने का जो अधिकार है वो दिया गया है और उससे वंचित नहीं किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भी आप देखें, जो भी अलग अलग अपराधी हैं उनको कुछ सामान्य एक तरह से जो अधिकार है वो दिए गए हैं। जैसे अमेरिकी संविधान का जो 5वां संशोधन है वो ये कहता है किसी भी व्यक्ति को आपराधिक मामले में खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान में आप देखें यह अधिकार के रूप में दिया गया है। इसी के साथ साथ अगर हम मौन रहने की बात करें, राइट टू साइलेंस की बात करें, दुनिया की कई कानूनी प्रणालियों में इसको स्वीकार किया गया है और ये एक तरह से परंपरा के रूप में एक कानूनी अधिकार के रूप में व्यक्ति को उपलब्ध है। अगर हम मानवाधिकारों के सार्वभौम घोषणा की बात करें, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है 1948 का, उसके अनुच्छेद 11(1) की अगर हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दंडात्मक अपराध के आरोप में तब तक निर्दोष मानने का अधिकार है जब तक ये सार्वजनिक मुकदमे में कानून के अनुसार दोषी वो साबित नहीं होता है। इसी के साथ साथ अगर 1966 के नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर जो अंतर्राष्ट्रीय कॉवेनेंट है उसकी अगर हम बात करें तो ये जो घोषणा है इसके अनुच्छेद अगर हम 14(3)(g) की बात करें तो खुद के खिलाफ गवाही देने या अपराध स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता है। और ध्यान रखें ये जो 1966 का कॉवेनेंट है इस घोषणा में एक तरह से भारत भी शामिल है, यानी भारत के द्वारा भी इस स्थिति को स्वीकार किया गया है और हमारे संविधान में स्वयं के खिलाफ गवाही देने की जो स्थितियां हैं उसके लिए किसी व्यक्ति को विवश नहीं किया जा सकता है, यह अधिकार के रूप में प्राप्त है। यह हमारा 18 नवंबर 2022 का दैनिक क्विज है। आने वाले दिनों में अन्य दिनों के दैनिक क्विज हम आपको इसी तरह से उपलब्ध कराते रहेंगे। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी को आप बहुत अधिक पसंद कर रहे हैं, अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।